हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग टू ऑल। एक बार फिर से आप सब लोगों का नर्सिंग एजुकेशन यूट्यूब चैनल के ऊपर हार्दिक स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं नॉर्सेट 2023 के लिए एनक्लेस सीरीज, जिसके अंदर रेस्पिरेटरी सिस्टम पार्ट 12 के अंदर कुछ और इम्पोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कस करेंगे। कुछ ऐसे एमसीक्यू जो दिखने में बहुत छोटे हैं, उसके अंदर बहुत ऐसी ट्रिक रहती है जो हमें समझ में नहीं आती है कि इसका आंसर क्या हो सकता है। तो कुछ ऐसे ट्रिकी एमसीक्यू सॉल्व करेंगे। आज का हमारा फर्स्ट एमसीक्यू है आप सबके लिए, विच सिम्टम वुड ए पेशेंट मोस्ट लाइकली कंप्लेन ऑफ आफ्टर ऑन अस्थमा अटैक। मरीज को क्या हुआ है, अस्थमा अटैक आया और उसके बाद में मरीज को क्या सिम्टम दिखाई देगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है मरीज को अस्थमा अटैक के बाद में ड्राई कफ होता है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है सोर चेस्ट लिखा हुआ है। आपने सोर थ्रोट तो पढ़ा होगा, लेकिन सोर चेस्ट क्या होता है ये आज समझना है आपको। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है मरीज रेस्टलेसनेस हो जाएगा। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है परफ्यूज पर्सपिरेशन होगा, यानी कि मरीज को एक्सेस स्वेटिंग होगी अस्थमा अटैक के बाद। तो ऑप्शन ए के अंदर जो लिखा है ये, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है जो, और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है ये कब होते हैं, ड्यूरिंग अस्थमा अटैक होते हैं मरीज को। जिस टाइम मरीज को अस्थमेटिक अटैक आता है उसी टाइम मरीज के अंदर बहुत ज़्यादा स्वेटिंग होती है, बहुत ज़्यादा मरीज रेस्टलेसनेस हो जाता है और उसके अंदर हल्का ड्राई कफ भी रहता है। सोर चेस्ट जो होता है ये क्या होता है, चेस्ट के अंदर उसको हैवीनेस लगती है, बहुत भारीपन लगता है और चेस्ट के अंदर जो है टाइटनेस फील होती है आफ्टर अस्थमा अटैक। तो ये जो है सोर थ्रोट नहीं है, ये क्या है, सोर चेस्ट है, जो कि अस्थमा अटैक के बाद में मरीज को फील होता है। तो इसका आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे ही मरीज को अस्थमा अटैक आता है तब मरीज को क्या है, हल्का ड्राई कफ रहता है, स्वेटिंग होती है, विजिंग साउंड आता है, रेस्टलेसनेस हो जाता है मरीज, क्योंकि उसका एयरवे नैरो हो जाता है, इसलिए जो है प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं होता है। ऐसी कंडीशन में मरीज के नर्व सिस्टम अफेक्ट होता है और मरीज रेस्टलेसनेस हो जाता है। लेकिन सोर चेस्ट वाली फीलिंग कब आती है, जब मरीज को अस्थमा अटैक रिलीव हो जाता है, उसके बाद में मरीज को चेस्ट के अंदर हैवीनेस लगता है, टाइटनेस फील होती है, वो क्या होता है, सोर चेस्ट होता है। तो इसका आंसर क्या है, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, ए कंडीशन caused by bacteria and characterized by fluid filled alveoli and inflammation is। मरीज को क्या है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन है और वो क्या कैरेक्टराइज कर रहा है कि फ्लूड फिल एल्यूलाई होगी और वहाँ पे क्या है, इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है। ये कौन सी कंडीशन है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है SARAS, ये क्या है, सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ARDS, ये है एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है निमोनिया और ऑप्शन डी के अंदर लिखा है नन ऑफ दी अबव। आप सब लोगों को इस लाइव सेशन के अंदर कंटिन्यू अपने जवाब देते रहना है ताकि आप अपने कॉन्फिडेंस को बिल्डअप कर पाए। तो इसका आंसर क्या होगा, जहाँ पे क्या है एल्यूलाई के अंदर फ्लूड फिल्ड हो गया है और वहाँ पे इन्फ्लामेशन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये ARDS नहीं हो सकता, क्योंकि ARDS के अंदर इन्फ्लामेशन वाली कंडीशन नहीं होती है। और ना ही ये सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम है, ये क्या कंडीशन है, निमोनिया वाली कंडीशन है, जहाँ पे क्या है इन्फ्लामेशन हुआ और इन्फ्लामेशन की वजह से वहाँ एल्यूलाई के अंदर फ्लूड फिल्ड हो गया। ऐसी कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया। निमोनिया के अंदर क्या होता है, लंग्स की पेरेन्काइमा के अंदर इन्फ्लामेशन होता है, उसकी वजह से एल्यूलाई के अंदर फ्लूड फिल्ड हो गया, सिक्रेशन फिल्ड हो गए, उस कंडीशन को अपन क्या बोलते हैं, निमोनिया। तो इसका आंसर क्या है, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट एमसीक्यू अपना, विच ऑफ द फॉलोइंग नर्सिंग डायग्नोसिस इज ए प्रायोरिटी फॉर ए पेशेंट डायग्नोज विथ निमोनिया। मरीज क्या है, निमोनिया डायग्नोस हुआ और उसके अंदर आपकी क्या प्रायोरिटी रही है, ये आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लगा है कि फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट हो जाएगा। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है रिस्क फॉर इन्फेक्शन। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। ऑप्शन डी लिखा है इनइफेक्टिव कफिंग। तो जब आप नर्सिंग कर रहे थे, ड्यूरिंग नर्सिंग जब आपने नर्सिंग केयर प्लान वगैरह बनाए होंगे, केस स्टडी वगैरह, उसके अंदर आप क्या करते थे, केस स्टडी में जो केयर प्लान बनाते थे उसके अंदर नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते थे हर डिजीज़ का। जैसे मान लो आपने MI अटैक पे नर्सिंग वो जो केयर प्लान बनाया तो उसके अंदर आप 5 नर्सिंग डायग्नोसिस बनाते हो, फिर उसके अंदर क्या करते हो, इंटरवेंशन और इम्प्लीमेंटेशन करके उसका एवोल्यूशन करते हो। तो ऐसा जो आपने फॉर्मेट बनाया था, ठीक वैसा ही ये MCQ आपसे पूछा जा रहा है। निमोनिया वाले मरीज का जो डायग्नोसिस है, नर्सिंग डायग्नोसिस बनाना है आपको और उसमें प्रायोरिटी सेट करनी है, तो इन चारों में से आप क्या करेंगे। तो ये जो निमोनिया है इसके अंदर फ्लूड वॉल्यूम डेफिसिट वाली कंडीशन नहीं होती है और मरीज़ के अंदर निमोनिया में तो खुद इन्फेक्शन हो रखा है, ये रिस्क नहीं है इन्फेक्शन की। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है इनइफेक्टिव कफिंग। तो इनइफेक्टिव कफिंग ये लेटर ऑन वाली कंडीशन है, ये प्रायोरिटी नहीं है। प्रायोरिटी क्या है, निमोनिया के अंदर हो क्या रहा है, मरीज़ के अंदर गैसों का प्रॉपर एक्सचेंज नहीं हो रहा है, क्योंकि लंग्स की पेरेन्काइमा जो है इन्फ्लाम्ड हो गई है, एल्यूलाई के अंदर सिक्रेशन भर गए हैं, इसलिए प्रॉपर गैस का एक्सचेंज नहीं हो रहा है। यहाँ पे आपका जो प्रायोरिटी डायग्नोसिस क्या रहेगा, इम्पेयर्ड गैस एक्सचेंज। अब इसके लिए आपको क्या करना है,
इंटरवेंशन लेने हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करना है और उसके बाद इवोलेट करके देखना है कि आपने इस जो डायग्नोसिस बनाया, जिसका जो आपने इंटरवेंशन लिए, उसका क्या आपको रिजल्ट मिला। तो ये वो जो MCQ है जहाँ आप प्रायोरिटी सेट करते थे ड्यूरिंग नर्सिंग, जब आप नर्सिंग केयर प्लान बनाते थे किसी भी डिजीज़ का तब। तो इसका आंसर क्या बनेगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ अपना, A 6-year-old child is admitted to the hospital with pneumonia. On immediate priority on this child nursing care would include all of the following except। ये जब GMCH 2019 के अंदर स्टाफ नर्स ग्रेड सेकंड का जो एग्ज़ाम हुआ था उसके अंदर ये HT से ऐसा ही MCQ पूछा गया था। ये पीछे जो एक्सेप्ट लिखा है इसको ढंग से पढ़ के फिर जवाब देना है। MCQ को 2 बार रीड करें, उसके बाद में उसके ऑप्शन पढ़े, डायरेक्टली ऑप्शन पे मत जाए। अगर आप डायरेक्टली ऑप्शन पे जाते हो और निमोनिया का नाम सुन के आंसर लगा देते हो तो वो हो सकता है 70% उसका आंसर गलत जाएगा, क्योंकि उसमें जो पूछा जाता है उस पर फोकस करना है आपको। बच्चा क्या है, 6 ईयर का है और वो हॉस्पिटल में एडमिट हुआ, निमोनिया है उसको, इमीडिएट नर्सिंग प्रायोरिटी आपकी क्या रहेगी, ये आपसे पूछा जा रहा है। इमीडिएट प्रायोरिटी भी रहेगी और उसके अंदर भी लास्ट में इन्होंने क्या लगाया है, एक्सेप्ट। इसका मतलब 3 तो इमीडिएट प्रायोरिटी है और 1 नहीं है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है प्रोवाइड न्यूट्रिशन ऑफ द चाइल्ड। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड साइन ऑफ साइनोसिस। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है गिव फाउलर पोजीशन। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है गिव ऑक्सीजन अकॉर्डिंग टू द कंडीशन। तो जब निमोनिया होता है मरीज़ के अंदर तो प्रॉपर अगर SpO2 मरीज़ की नहीं आ रही तो ऐसे मरीजों के अंदर ऑक्सीजन हम दे सकते हैं। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है फाउलर पोजीशन, हाँ जी ये भी देंगे, क्योंकि मरीज़ के अंदर रेस्पिरेटरी जब भी प्रॉब्लम होती है तो सेमी फाउलर, फाउलर और अपराइट पोजीशन मरीजों को दी जाती है। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है असेस रेस्पिरेटरी स्टेटस एंड साइन ऑफ साइनोसिस। ये तो आपको सबसे पहले करना है, मरीज़ के रेस्पिरेटरी स्टेटस को चेक करना है और उसके बाद मरीज़ के अंदर साइनोसिस प्रेजेंट है या नहीं ये भी आपको देखना है। लेकिन ये जो न्यूट्रिशन है ये इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। न्यूट्रिशन आप बच्चे को देवें लेकिन ये इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। ये तीनों बाकी वाली क्या है, इमीडिएट प्रायोरिटी है। इसके अंदर पूछे आपको इमीडिएट प्रायोरिटी और लास्ट में लगा है एक्सेप्ट। इसका मतलब जो इमीडिएट नहीं करना है वो आपको बताना है। तो इसका आंसर क्या है, ये इज़ द करेक्ट आंसर। न्यूट्रिशन जो है इमीडिएट प्रायोरिटी नहीं है। नेक्स्ट MCQ अपना, ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस इन टेंशन न्यूमोथॉरिक्स। ये MCQ बड़ा ट्रिकी MCQ है और ये MSc एंट्रेंस एग्जाम के अंदर पूछा हुआ है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम। ऑप्शन बी के अंदर निडल ड्रेनेज। ऑप्शन सी के अंदर सक्शनिंग और ऑप्शन डी के अंदर पोस्टरल ड्रेनेज। जहाँ तक मुझे बिलीव है आप सब लोग इसका आंसर ए देंगे कि इसके अंदर क्या करेंगे, ICD इंसर्ट करेंगे और वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगाएंगे। मरीज़ को क्या है, टेंशन न्यूमोथॉरिक्स है। इस MCQ को एक बार फिर से ध्यान से पढ़े। इसके आगे क्या मेंशन किया है, न्यूमोथॉरिक्स के आगे टेंशन न्यूमोथॉरिक्स है। कैसा थॉरिक्स है, टेंशन न्यूमोथॉरिक्स है। और ये क्या है, एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन के अंदर लंग्स जो है सडन कोलैप्स हो जाते हैं, सडन लंग्स के ऊपर डीकम्प्रेशन हो जाता है और उसको हाथों हाथ हटाना होता है। इसके लिए आपको प्रोसीजर करने का टाइम नहीं रहता है कि आप थोड़ी देर रुकेंगे और उसके बाद प्रोसीजर करेंगे, ICD डालेंगे, तो इतना टाइम आपके पास नहीं रहता है। इस इमरजेंसी कंडीशन में लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाए पूरे, इसलिए आपको इसके अंदर करना क्या है, निडल ड्रेनेज करना है। आपको क्या करना है, सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस के अंदर निडल डालनी है ताकि उस एयर को रिमूव किया जाए। और उसके बाद में उसको फॉलो करते हुए आपको कहाँ जाना है, वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम में पूरा स्टेराइल प्रोसीजर करके आपको ICD इंसर्ट करके लगाना है। और जैसे जैसे वो न्यूमोथॉरिक्स रिलीज हो जाएगा उसके बाद में उसको रिमूव कर देंगे। तो जब भी टेंशन न्यूमोथॉरिक्स का मरीज आता है तो उसके अंदर सबसे पहले ICD नहीं डाले जाएंगे, क्योंकि ये एक इमरजेंसी कंडीशन है। ऐसी कंडीशन के अंदर आप क्या करते हो, एक बार हॉल आती है निडल, उसको डायरेक्टली इंसर्ट करते हो सेकंड और थर्ड इंटरकोस्टल स्पेस में और उस एयर को रिमूव करने की कोशिश करते हो ताकि लंग्स जो है सडन कोलैप्स नहीं हो जाए। तो पहले तो आपको क्या करना है, निडल ड्रेनेज करना है और उसके बाद में आपको क्या करना है, ICD डालना है। डायरेक्टली ICD डालने का इस टेंशन न्यूमोथॉरिक्स में आपके पास टाइम नहीं होता है। ICD डालना एक स्टेराइल प्रोसीजर होता है जिसके अंदर एसेप्टिक टेक्निक को मेंटेन करते हुए इस प्रोसीजर को करने में थोड़ा सा वक्त लगता है। तो आपको सबसे पहले तो निडल से ड्रेन करना है ताकि लंग्स कोलैप्स नहीं हो जाए, उसके बाद वाटर सील ड्रेनेज सिस्टम लगाना है। तो इसका आंसर क्या रहेगा, बी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, ऐसे ट्रिकी MCQ सॉल्व करना सीखे ताकि एग्जाम के अंदर आप मैक्सिमम आउटपुट दे पाएंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेटर्स वुड शो इफ द कंडीशन ऑफ क्लाइंट विथ ARDS इज इम्प्रूविंग। मरीज़ किसका था, एक्यूट, ये एड्स नहीं है, ये क्या है, ARDS है। ARDS का जो मरीज़ है इसके अंदर मरीज़ के अंदर इम्प्रूव आया है, ये आप कौन सा रिजल्ट देख के बताएंगे, ऐसा आपसे पूछा जा रहा है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है आर्टेरियल ब्लड गैस एनालिसिस। ऑप्शन बी के अंदर लिखा है ब्रोंकोस्कोपी रिजल्ट। ऑप्शन सी के अंदर लिखा है इंक्रीज ब्लड प्रेशर। ऑप्शन डी के अंदर लिखा है स्पूटम कल्चर एंड सेंसिटिविटी रिजल्ट।
तो ARDS जो है ये कोई इन्फ्लामेशन या स्पेसिफिक इन्फेक्शन वाली कंडीशन नहीं है, इसके अंदर सर्फेक्टेंट और एल्यूलाई के अंदर फ्लूइड फिल्ड होता है, ऐसी कंडीशन रहती है। तो आपको स्पूटम का कल्चर और सेंसिटिविटी देखने की जरूरत नहीं है। ARDS वाले मरीजों के अंदर ब्लड प्रेशर इंक्रीज हो गया है, तो ये मरीज का इंप्रूवमेंट नहीं है, ये तो कंडीशन ज़्यादा खराब को इंडिकेट कर रहा है। ब्रोंकोस्कोपी इसके अंदर नहीं की जाती है। ब्रोंकोस्कोपी कब की जाती है? जब एयरवे के अंदर किसी तरह का ऑब्स्ट्रक्शन है या कोई एयरवे के अंदर ट्यूमर बन गया है, उसको रिमूव करना है या उस ऑब्स्ट्रक्शन को निकालना है, तो हम ब्रोंकोस्कोपी करके देखते हैं। एयरवे का विजुअलाइजेशन करने के लिए अपन क्या करते हैं? ब्रोंकोस्कोपी प्रोसीजर करते हैं। या उसके अंदर किसी तरह का कोई ऑब्स्ट्रक्शन है जिसको अपन किसी अपर एयरवे के नहीं है, लोअर एयरवे के अंदर है, तो आपको ब्रोंकोस्कोपी इंसर्ट करने के बाद में उसी से निकाला जाता है उस ऑब्स्ट्रक्शन को। तो ब्रोंकोस्कोपी जो है ARDS के अंदर करने की ज़रूरत नहीं है। आपको क्या करना है? ABG एनालिसिस के अंदर देखना है मरीज़ का जो है pH ठीक है, PCO2 ठीक आ रहा है और PO2 लेवल अच्छा आ रहा है, इसका मतलब मरीज़ के अंदर क्या है? इम्प्रूव हुआ है, ARDS वाली प्रॉब्लम कम हुई है, मरीज़ के अंदर इंप्रूवमेंट दिखाई देगा। आपको कहाँ कहाँ देखना है रिजल्ट? ABG एनालिसिस करके देखना है। तो इसका आंसर क्या हो गया? ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट MCQ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ट्रू अबाउट एक्यूट रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस सिंड्रोम? आपको बताना है ARDS से रिगार्डिंग कौन सी लाइन सही बोली जा रही है। ऑप्शन ए के अंदर लिखा है एल्यूलाई आर ओवर एक्सपांडेड, ऑप्शन बी के अंदर लिखा है एल्यूलाई इंक्रीज परफ्यूजन, ऑप्शन सी के अंदर लिखा है एल्यूलर स्पेस आर फिल्ड विथ फ्लूइड, ऑप्शन डी के अंदर लिखा है एल्यूलाई इंप्रूव गैस एक्सचेंज। तो इसके अंदर तो गैस एक्सचेंज इंप्रूव नहीं होता है, क्या है? डिस्टर्ब हो जाता है, क्योंकि क्या होता है इस एल्यूलाई के अंदर क्या है? फ्लूइड फिल्ड हो जाती है। इसके अंदर एल्यूलाई जो है परफ्यूजन को इंक्रीज नहीं करती है, डिक्रीज हो जाता है। ARDS के अंदर जो है लंग्स की क्या है? एल्यूलाई ओवर एक्सपांडेड नहीं होती है, क्या है? कम हो जाती है। तो इसका आंसर क्या है? सी। ARDS के अंदर होता है क्या है? एल्यूलर स्पेस जो है वो फ्लूइड फिल्ड हो जाता है। तो इसका आंसर क्या है? सी। सी इज द करेक्ट आंसर। तो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट अपन मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। आप लोगों को ट्रिकी MCQ को समझने की कोशिश करना है और मैक्सिमम आउटपुट आप रिजल्ट दे पाओ। आपको सिर्फ बहुत बड़े बड़े MCQ सॉल्व नहीं करने, छोटों को भी ध्यान में रखना है, बहुत बेसिक चीज़ों को भी पढ़ना है और डीप चीज़ों को भी समझने की कोशिश करना है। अगर कोई चीज़ आपने कभी सुनी नहीं है तो वैसी चीज़ आप एग्जाम में अटेंड नहीं करें तो वो बेटर रहेगा। और आज के लिए इतना ही, हम मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आपको इस वीडियो लेक्चर में कुछ नया सीखने को मिलता है तो आप दूसरे लोगों तक इस वीडियो को जरूर शेयर करें, ताकि दूसरे लोग भी अपने साथ जुड़ के अपनी कंसेप्चुअल स्टडी नॉर्सेट तक कंटिन्यू करें। दूसरी चीज़ है, बहुत सारे लोग SG PGI MS का जो डिमांड कर रहे हैं कि उसके लिए MCQ सेशन स्टार्ट करें, तो ज़रूर मैं स्टार्ट करूँगी। लेकिन आपको एक कॉमन सेंस ध्यान रखना है कि नर्सिंग के अंदर कभी भी अपना सिलेबस चेंज नहीं होता है। अगर आप रेस्पिरेटरी सिस्टम एनक्लेस सीरीज़ वाला ये पढ़ रहे हैं, अभी यहाँ नॉर्सेट के अंदर पढ़ रहे हैं, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम यही रहेगा चाहे एग्ज़ाम कोई सा भी हो। इसीलिए एग्ज़ाम की सिर्फ हेडिंग चेंज होती है, उसके अंदर सिलेबस अपना चेंज नहीं होता। आप एक बार सिलेबस सारा अच्छे से कवर कर लें, ताकि आप हर आने वाले एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ रिजल्ट नहीं, सिर्फ बहुत अच्छी रैंक ला सकते हो। इसीलिए आप क्या करें, एक बार अच्छे से सारा सिलेबस कवर कर लें, ताकि आपको किसी भी एग्ज़ाम के अंदर प्रॉब्लम नहीं होगी। चाहे वो CHO का एग्ज़ाम हो, चाहे वो ESIC का एग्ज़ाम हो, या रेलवे का हो, या फिर SG PGI MS का हो, या फिर नॉर्सेट का हो, किसी का भी हो, आप एक बार सिलेबस को अच्छे से कर लें। एक बार आपको हो सकता है 5 to 6 मंथ लगेंगे इसको कवर करने में, बहुत अच्छे से पढ़ने में, लेकिन ये आपको रिजल्ट बेस्ट देगा, ये गारंटी है। लेकिन आप सोच रहे हो कि 1 महीने के अंदर SG PGI MS का वो कोर्स करवा रहा है, वो कोर्स करवा रहा है, वहाँ से कर ले, तो वो एक सुपरफिशियल आपका रिवीजन है, वो आपका माइंड मेकअप नहीं कर सकता। इसीलिए आप अच्छे से एक बार पढ़ाई कर लें, ताकि बाकी सारे आने वाले एग्ज़ाम को अच्छे से आप करेक्ट कर पाएंगे।